चिन्ह देकर के आदरणीय मुकेश शर्मा जी का सम्मान करें। हेल्प यू ट्रस्ट, हमारे बच्चे और आप सब लोग इसका काफी इसके बारे में जानते हैं। समाज सेवा से और अग्रवाल जी जो उसके प्रबंध न्यासी है वो हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारा बहुत सौभाग्य है आप दोनों को सम्मानित करते हुए उनको बहुत सम्मान का अनुभव कर रहे हैं। डॉक्टर संदीप वाजपेयी जी से अनुरोध है कि वो हर्षवर्धन जी का स्वागत करें जी। और हर्षवर्धन सर ने ही अनुरोध किया था कि वो प्रिंसिपल मैम और वाइस प्रिंसिपल सर के लिए जो है सम्मान करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर छवि निगम। आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं एक विशेष कार्यक्रम और एक विशेष आयोजन के संबंध में। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और भारतीय विद्या भवन गर्ल्स डिग्री कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में इंडिया विजन 2047 का जो कार्यक्रम है उसमें मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे मध्य सौभाग्यशाली हैं हम कि माननीय सदस्य विधान परिषद माननीय श्री मुकेश शर्मा जी मौजूद हैं। पुनः अनुरोध करूंगी कि भरपूर तालियां मंच पर स्वागत अभिनंदन हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के हमारे प्रबंध न्यासी हैं श्री हर्षवर्धन अग्रवाल जी, जो समय समय पर हमारे कॉलेज में विभिन्न आयोजनों के माध्यम से और हेल्प यू जैसा नाम है हेल्प करके हमारी जो है हर कदम पे मदद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय नहीं लूंगी क्योंकि आज का दिन जो है हमारे बीच माननीय सदस्य विधान परिषद का दिन है, लेकिन खास बात यह है कि सर आप यहाँ आए हैं तो आज हमारे एक YouTube चैनल का इनॉग्रेशन होना है। मैं अनुरोध करूंगी कि बहुत ही हम सबको प्रसन्नता होगी, आशीर्वाद देंगे अगर YouTube चैनल का आप इनॉग्रेशन करवा देंगे। और साथ ही साथ सुबह आज हिंदी दिवस का आयोजन किया गया है, उसमें बच्चों को कुछ प्रशस्ति पत्र भी देने हैं। साथ ही साथ शार्क टैंक की तर्ज पर हमारे कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के बच्चों ने एक प्रतियोगिता रखी थी, उसमें भी कुछ सर्टिफिकेट उनको देने हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और स्वागत उद्बोधन के बाद में पूरी तरह से ये मंच माननीय सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश शर्मा जी को दिन कृपया पधारे और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। जोरदार तालियां। आज हेल्प यू एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट और भारतीय विद्या भवन गर्ल्स डिग्री कॉलेज के तत्वाधान में इंडिया विजन 2047 के इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित प्रिंसिपल डॉक्टर अलका वेदन जी पर उपस्थित और समाजसेवी हेल्प यू ट्रस्ट के डायरेक्टर हर्षवर्धन अग्रवाल जी, उपस्थित सभी टीचर्स और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं हेल्प यू ट्रस्ट यू एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा और प्रिंसिपल अलका निवेदन जी का कि आप सबके इस कार्यक्रम के माध्यम से आज जैसे जो बच्चे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, जो देश का भविष्य है, उन सब के बीच मुझे आने का अवसर मिला। इसके लिए मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मंचासीन दोनों लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आज हम सब इंडिया विजन 2047 के टॉपिक पे हम सब यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्यक्रम है और जिनके बीच में है जो मैं बैठे बैठे सोच रहा था देख के जब मेरा ध्यान बच्चों की ओर था कि मैं किसको देख रहा हूँ, तो मैं पहुंचा कि मैं देश के भविष्य को देख रहा हूँ अपने सामने जो बच्चे हम सबका बहुत सौभाग्य है। इस समय देश की लीडरशिप हमारे बहुत ही डायनेमिक जो लीडरशिप है, भारत के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री और ग्लोबल लीडर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे है। मगर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं क्योंकि ये जो आप सब बैठे हुए हैं और आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्योंकि बहुत विजनरी नेता हैं, वे साल 2 साल का नहीं सोचते, वो आने वाले समय में भविष्य में कैसा भारत होगा, कैसे लोग होंगे, कैसे देश को आगे बढ़ाना है, वो 1-2 साल का नहीं आने वाले वर्षों का एक प्लान उनके दिमाग में रहता है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये 2047 विजन का ये जो टॉपिक है हमारे और आपके लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ही दिया है। उन्होंने कल्पना इसके लिए कि जब हमारे देश की आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे, अब से लगभग 24-25 वर्ष बाद उस समय का हमारा देश कैसा होगा। जो यहाँ पर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, ये आने वाले समय में आप सब यहाँ से ग्रेजुएट करके जाएंगे,
आने वाले समय पे आप सब महत्वपूर्ण स्थानों पे अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करके अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रतिनिधित्व करेंगे, चाहे आप जॉब्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर्स हो। आने वाले समय में देश की बागडोर आप ही के हाथ में। तो यह विजन 2047 हम सबको बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया जो अभी डेवलपिंग कंट्री में है, 2047 तक इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में शामिल हो जाए। इसकी ये कह सकते हैं लास्ट 10 इयर्स में प्रधानमंत्री जी इस पे लगातार काम कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद और जो प्रधानमंत्री हुए उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, उन्होंने भी अपने स्तर से किया, मगर हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग काम करने की शैली होती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं और वो पूरी तरह देश के लिए सोचते हैं 100% कि कैसे वो देश को मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करे। और लास्ट 10 इयर्स में हम बड़ा बदलाव महसूस कर रहे हैं। बड़ा बदलाव सबसे पहले अगर हम इकोनॉमी की बात करें, पूरा विश्व आज इकोनॉमी के इर्द गिर्द है। जिस कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग है वही वर्ल्ड लीडर है। जैसे अमेरिका सबसे रिचेस्ट कंट्री, पूरे वर्ल्ड को लीड कौन करता है? अमेरिका करता है। पहले रशिया था, रशिया की पावर कम हो गई। अदर कंट्रीज हैं तो जिसकी इकोनॉमिक पावर होती है, 2014 से पहले इंडिया इकोनॉमी वाइज वर्ल्ड की 11th नंबर पे था। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लास्ट 10 इयर्स में अब जब हम आपके बीच में हैं तो हमारा देश भारत 11th नंबर की इकोनॉमी से अब 5th नंबर की इकोनॉमी बन चुका है। और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ नहीं रुके हैं, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में, उन्होंने कहा था ये उनका 3rd टेन्योर जो स्टार्ट हुआ 2024 से, उनकी जो तीसरा कार्यकाल है, उन्होंने इस कार्यकाल का गोल तय कर रखा है कि इस कार्यकाल के बाद इंडिया जो है 5th इकोनॉमी से बढ़ के वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी बनेगा और उसके लिए $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और आज की इकोनॉमी कितनी है? $3.47 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की हो चुकी है। और 2014 में कितनी थी? $2 ट्रिलियन की। लास्ट 10 इयर्स में आप देख लीजिए कितना बड़ा फर्क आया है। एक तरफ आज़ादी के 65 वर्षों तक जितनी इकोनॉमी बढ़ी थी, उसके लगभग कुछ कम लास्ट 10 इयर्स में बढ़ गई। तो यह बहुत बड़ा बदलाव है। और ये ऐसे नहीं आया, यह सिर्फ बातचीत और कहने भर से नहीं आया, उसके लिए बहुत ठोस कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं। एक मन में भाव रहता था, आप लोग पढ़ रहे हैं, स्टडीज के बाद अपना कैरियर, अपना फ्यूचर आप तय कर रहे हैं। पहले बच्चों के दिमाग में रहता था कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, मगर सरकारी नौकरी से भी बढ़ के कुछ हो सकता है। हमारे बच्चों में इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है, वे बहुत कुछ कर सकते हैं। आज अमेरिका, आज इकोनॉमी वाइज इतना स्ट्रॉन्ग हुआ, आपको पता है उसके पीछे का रीजन क्या है? जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्टार्टअप्स के प्रोविजन को जो ताकत दी है, वो स्टार्टअप वहाँ पे कई साल पहले से है। और बड़ी बड़ी कंपनी जो आप देख रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं, जो इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अमेरिका में, वो अमेरिका के स्टार्टअप्स हैं जो पिछले कई दशकों से वहाँ काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में आए, उन्होंने कहा स्टार्टअप्स जो है उसको बढ़ना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। कुछ 1000 स्टार्टअप से, और आज मैं आपको बताना चाहूँगा लास्ट 10 इयर्स में और आज की जो बात है, आज 1,27,000 स्टार्टअप्स इंडिया में वर्क कर रहे हैं। यह छोटी फिगर नहीं है, बहुत बड़ी फिगर है। और आप में से बच्चों को पता होगा यूनिकॉर्न किसको कहते हैं? यूनिकॉर्न उसको कहते हैं जो $1 बिलियन की, जिसकी एक स्टार्टअप्स की जो वैल्यू जब हो जाती है, यानी जो स्टार्टअप्स होते हैं वो 1, 2, 5, 10, 20 करोड़ रुपए से स्टार्ट किया हुआ बिजनेस स्टार्टअप कहलाता है। और यूनिकॉर्न बनने के लिए उसको, उस स्टार्टअप को, अगर वो 8,000 करोड़ रुपए का उसकी जब कैपिटल बन जाती है तो वह यूनिकॉर्न बन जाता है। यानी ये बड़ी अचीवमेंट, स्टार्टअप से यूनिकॉर्न बनना। और यही प्रधानमंत्री जी का विजन है जो आज साकार होता हुआ दिख रहा है कि 2014 में जो स्टार्टअप्स को बढ़ाया, आज हमारे देश में 111 यूनिकॉर्न काम कर रहे हैं। यानी स्टार्टअप का एजेंडा बहुत सक्सेसफुली आज लागू हुआ। और हमारे देश में आज आप देखिए जिस प्रकार से प्रतिभा सामने आई, लोगों को हेल्प की गई, जिस प्रकार से गवर्नमेंट लोन की फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी काम करने में सुविधा। पहले क्या था
टैक्सेशन जो सुविधा थी, बाहर की कंपनीज कम आती थी, कहते थे यहाँ की टैक्सेशन व्यवस्था अच्छी नहीं है, दिक्कत होती है, कई विंडोज हैं, मगर प्रधानमंत्री जी ने उसका सरलीकरण किया। और उसी का एक एग्जाम्पल आपके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद क्या लागू किया? जीएसटी। ये जीएसटी प्रधानमंत्री जी से पहले की गवर्नमेंट्स को भी था कि क्या लागू करें ना करें, मगर सबको डर रहता था कि पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी, वोट बैंक तो नहीं कम हो जाएगा। मगर जब विजनरी नेता होता है प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने 17 टैक्सेस को मर्ज करके उसको सिंप्लीफाई कर दिया और जीएसटी लागू कर दिया। और आज आप देख रहे होंगे देश की इकोनॉमी में, देश के डेवलपमेंट में जीएसटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पिछले महीने का जो रेवेन्यू आया है 1.75 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू हर मंथ का आ रहा है, यानी पूरे साल की बात करें तो 20 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू सिर्फ जीएसटी से आता है। और प्रधानमंत्री जी ने अगर वो कदम ना उठाया होता, जो 17 टैक्सेस का 4-5 लाख करोड़ का रेवेन्यू था, वो कैसे पहुंचता 20 लाख करोड़ रुपए का, देश का डेवलपमेंट कैसे होता। इसकी वजह से टैक्सेशन को भी सिंप्लीफाई भी हो गया और टैक्सेशन व्यवस्था भी और रेवेन्यू भी बढ़ गया, करप्शन भी इससे खत्म हो गया। तो यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एनओसीज देना, कई स्टेप्स में करके कंपनीज को सुविधा, चाहे हमारी कंपनीज हो चाहे बाहर की इन्वेस्टमेंट आई हो, तो यह भी इकोनॉमी को बेहतर करने का बहुत बड़ा एक उसका कारण है। और अपने यूथ को मोटिवेट करना। आज जो टैलेंट बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, आप सब बेटा आप सब कुछ कर सकते हैं, ईश्वर ने बहुत ताकत दी है। बस एक चीज आप याद रखना, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कभी लूज मत करना। हो सकता है जीवन में कभी सफलता असफलता सब कुछ मिलती है, मगर असफलता को भी वह एक सीखने का समय होता है। असफलता जब आती जीवन में तो पूरी ताकत से जुड़ जाओ और पूरी ताकत से जुड़ के उस असफलता को पीछे करते हुए और एक बड़ी सफलता हासिल की। उनके पास असफलता आई तो उसको भी उन्होंने बहुत कुछ से सीखने का काम किया और वह आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी आने वाले समय में भारत के टैलेंट की हर तरफ चर्चा है। आप अमेरिका, पूरे वर्ल्ड वाइड डेवलप्ड कंट्रीज में आज अमेरिका चले जाइए, आज सब क्षेत्रों में, चाहे डॉक्टर्स हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, इंडियंस का बोलबाला है। आपको पता ही है, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को इंडियंस सीईओ लीड कर रहे हैं। कैसे? आप देखिए, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से परफॉर्म किया है। सुंदर पिचई का आपको पता होगा, जब वो यहाँ से गए थे इंडिया से, उनके पिता के पास एयरलाइंस का फेयर नहीं था। अपने जीवन की पूरी कमाई उन्होंने अपने बेटे की उसको अमेरिका भेजने की टिकट करने के लिए दे दी। और आज वह कितना बड़ा, आज वो अमेरिका में लीड कर रहे हैं, रोल है वहाँ पर, और वो रोल मॉडल हम सबके लिए बने हैं। तो इसलिए हम सब के पास क्या अपार अपॉर्चुनिटीज है। और जहाँ बात विजन 2047 की है, आज हम सब इस समय पे हैं जब हमारे सामने प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे नेता हैं, जिन्होंने बहुत सुविधाएं दी हैं, जो मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, मुद्रा लोन को प्रमोट कर रहे हैं, लोनिंग फैसिलिटी बेहतर हुई है, बैंकिंग सिस्टम बेहतर हुआ है। पहले बैंकिंग प्रभाव से चलता था, नेता ने फोन कर दिया और लोन मिल जाता था, अब नहीं होता, अब पेपर वर्क से होता है। जनता का पैसा है, पब्लिक के पैसे को कोई थोड़ी ना बांट सकता है। आज ऑनेस्टी भी है, ईमानदारी भी है। और आपको पता है कि मोदी जी ने जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है वो, उन्होंने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 2014 के बाद से गवर्नमेंट के जो पैसा है वेरियस स्कीम में, वेलफेयर स्कीम में जो बांटा जाता था, उसमें जिस प्रकार से उन्होंने आधार को, मोबाइल को, इन सबको लिंक किया, और अब जो भी पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चाहे सीनियर सिटीजन की पेंशन हो, चाहे निराश्रित पेंशन हो, चाहे कोई स्कीम का पैसा है, अब बीच में बिचौलिए नहीं है, डायरेक्ट वो फैसिलिटी सीधे जाती है। और 2014 के बाद से अब तक गवर्नमेंट ने वेरियस स्कीम्स में 30 लाख करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और हम सब पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं पूरा 30 लाख करोड़ रुपए जिसके लिए गवर्नमेंट ने भेजा, वह पूरा का पूरा उसके पास पहुंचा। बीच में किसी ने भी करप्शन करने का अब उसमें मौका सरकार नहीं देती। देश डेवलपमेंट में अच्छी सिचुएशन में देश आगे बढ़ रहा है और इतने सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर पे बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि बहुत कुछ है कहने को, बहुत कुछ है बताने को, समय का भी अभाव है। जैसे मैं रेलवे की बात करूँ, रेलवे को 2014 और 24 में 10 साल का एनालिसिस की थी, पहले ट्रेन की स्थिति और अब की ट्रेन स्थिति। आप वंदे भारत ट्रेन देखिए,
अमृत भारत ट्रेन देखिए किस प्रकार से परिवर्तन आया है। पहले हमारी ट्रेन कैसी थी, अब मेक इन इंडिया को प्रमोट किया है, यानी अब इंडियन कंपनीज ही अब अपने कोचेस, यानी रेवेन्यू भी सरप्लस हो रहा है और वह पैसा भारत का भारत में आ रहा है। या जो कोचेस वंदे भारत अमृत भारत के बन रहे हैं ट्रेन में, आप देखिए वर्ल्ड क्लास ट्रेन है, वर्ल्ड क्लास कोचेस हैं और आज पूरे वर्ल्ड में इस ट्रेन की डिमांड है। आज भारत में बुलेट ट्रेन बन रही है, भारत में लाइंस का ट्रेन पहले था, बुलेट ट्रेन कैसे आएगी, क्या आएगी, होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? जब सब डेवलप्ड कंट्रीज में है तो हमारे भारत में क्यों नहीं होनी चाहिए? और आज आपको पता ही है कि गुजरात से महाराष्ट्र तक की बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर का ट्रैक बन चुका है। तो यह बदलते हुए भारत की तस्वीर है। आज हर क्षेत्र में एक पॉसिबिलिटीज है, संभावनाएं हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में 2014 से पहले अभी आपने देखा होगा हाईवेज बहुत तेजी से बन रहे हैं। आप कहीं भी जाइए, अब आप इंडिया में कहीं पे भी निकल जाइए तो आप बाय रोड जा सकते हैं। अभी हमारे एक मिलने वाले सिक्किम गए, उन्होंने मुझे फोन किया कि हम अद्भुत देख के हम ताज्जुब खा गए कि सिक्किम तक, वो कहने लगे इतनी अच्छी यात्रा रही, पूरा हाईवे बना हुआ है, बहुत सुंदर। मैंने कहा था कि अमेरिका की वजह से रोड अच्छी नहीं है, अमेरिका का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इसलिए अमेरिका बना है। कह सकते हैं लास्ट 10 इयर्स में बहुत बड़ा बदलाव देश में आया है। देश की फॉरेन पॉलिसी की बहुत चर्चा हो रही है। बच्चों, बहुत सी चीजें आपके भी ध्यान में होगी। यही 2047 का एक आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आया है। अभी आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी जी अभी यूक्रेन गए थे, पता है ना आप लोगों को? यूक्रेन गए थे और जिस समय प्रधानमंत्री जी यूक्रेन में थे 36 आवर्स के लिए रशिया और यूक्रेन का युद्ध विराम हो गया था, युद्ध रोक दिया गया। और फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, प्रधानमंत्री इज अ ग्लोबल लीडर। पहले बात कही जाती थी कि कोई एक भी अमेरिकन अगर वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर कहीं फंस जाता है, उसके सामने संकट आ जाता है, तो उसकी गवर्नमेंट उसको लेके आती थी, चाहे कुछ भी हो, एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी पे करना पड़ जाए, जो भी एफर्ट्स करने पड़ जाए। और आज जो बात पहले अमेरिका के लिए मशहूर थी, वह भारतीय कहीं पे भी होगा, हमारी सरकार किसी भी कॉस्ट पर उसको लेके आएगी। यूक्रेन का वॉर जब शुरू में हुआ, यूक्रेन में मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन में अपनी स्टडीज कर रहे थे। रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू होने वाला था, एडवाइजरी दी गई, बच्चों ने अवॉइड किया कि नहीं हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सबसे कहा गया था आ जाइए। युद्ध शुरू हो गया, बच्चों के सामने प्रॉब्लम आ गई, क्या करना है, कैसे करना है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने पुतिन से बात की और रशिया के प्रेसिडेंट से और यूक्रेन के प्रेसिडेंट से बात की, जेलेंस्की से, और भारतीयों के लिए 24 घंटे के लिए युद्ध रोका गया था। यूक्रेन में बस लगाई गई और आपको पता है क्या आइडेंटिफिकेशन थी? भारत का झंडा जिस बस के आगे लगा था, उस बस को कोई नहीं रोक रहा था, चाहे यूक्रेन के सोल्जर्स हो या बॉर्डर पे रशिया के सोल्जर्स। और उस ताकत का फायदा सबने उठाया। जब इंडिया के स्टूडेंट्स आ रहे थे, नेबर कंट्रीज में, शायद पोलैंड में सब जा रहे थे, तो इंडिया के साथ कई पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी भारत का झंडा लेके वो भी सुरक्षित हो गए। ये ताकत है आज भारत की और भारतीयों की। अभी होता है जब हमारी लीडरशिप स्ट्रॉन्ग हो, विजनरी नेता हो, और यही बदलते भारत की तस्वीर है। और आने वाले समय में इंडिया का विजन 2047 का प्रधानमंत्री जी का विजन है, जिसमें स्वच्छ भारत भी है। कौन कहता था पहले स्वच्छ भारत की बात हो कि स्वच्छ भारत क्या है? 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले भाषण में कहा था लाल किले से कि स्वच्छ भारत। और आज मैं नहीं कहता कि पूरा भारत स्वच्छ हो गया, मगर एक बहुत बड़ा अंतर आ चुका है लोगों के माइंडसेट में। आज भारत जो है 60 to 70% आज क्लीन हो चुका है और लोगों की टेंडेंसी में आ गई। अब पहले जो इंडिया के रेजिडेंट्स रहने वाले लोग हैं, आम जनमानस, कुछ भी खाते थे कहीं भी फेंक देते थे। चलिए अब तो इतना अवेयर हो गए कि अब लोग कूड़ा अगर होता है तो रैपर्स अपनी जेब में रखते हैं। और बच्चों, उसमें आप लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री जी बच्चों को स्वच्छता का एम्बेसडर बताते हैं। अब माँ बाप अगर गलती भी करते हैं तो बच्चे टोक देते हैं कि इसको प्लीज डस्टबिन में डाल दीजिए, या खुद लेके डाल देते हैं। और धीरे धीरे पहले हम लोग ये कहते थे कि हम अमेरिका गए और फ्रांस गए, लंदन गए, वहाँ बड़ा साफ था, मगर भारत में एयरपोर्ट आए देखा बड़ी गंदगी है,
और ये कह के खुद भी रैपर फेंकते थे। मगर अब लोगों में बहुत बड़ा चेंज आया कि प्रधानमंत्री जी ने बताया कि स्वच्छता की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। पेट की जितनी बीमारियां होती हैं काफ़ी कुछ स्वच्छता के कारण से होती है। भारत का एक बदलता हुआ सिनेरियो है। आज के अवसर पर और ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि ये संकल्प 2047 का विजन 2047 भारत को डेवलप कंट्रीज बनाना, इसमें आप सब का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब आने वाले समय में शिक्षा ग्रहण करके और आने वाले समय में आप देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मेरा सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और एक बार मैं पुनः यहाँ के प्रिंसिपल अलका निवेदन जी का और हर्षवर्धन जी का, जिनके माध्यम से आज आप सबके बीच में मुझे आने का अवसर मिला, मैं एक बार पुनः आप सबका आभार प्रकट करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊर्जावान शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और के शर्मा जी जैसे व्यक्तित्व को देख के लगता है कि अगर वो इंसान प्रबुद्ध हो और राजनेता भी हो उसकी बारी बी फर्स्ट ईयर चैनल पर स्टार्ट कर रहा है आगे आप लोग तो ये इंडिया 2047 में क्या समझ के आया, कुछ बताएंगे, कुछ क्या समझे आप लोग इससे? इंडिया विजन 2047 का मतलब कि हमें इंडिया को, जैसे कि सर ने बताया कि इंडिया भी डेवलपिंग नेशन है, तो हमें 2047 तक उसको एक डेवलप नेशन की तरफ ले जाने की तैयारी करनी है और उसको डेवलप नेशन बनाना है। कैसे करेंगे तैयारी? उसकी तैयारी के लिए क्या करेंगे? सर उसके लिए कलेक्टिव एफर्ट लेने होंगे, जिसके लिए हर फील्ड से हर बच्चे को आगे आना होगा। मेरा जो एम है अभी वो है इसके बाद LLB परस्यू करने का, उसके बाद एक जस्टिस की फील्ड में कुछ करने का। आपका कोई रोल मॉडल है? कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपका रोल मॉडल प्रधानमंत्री जी, तो आप कब ले जाएंगे पूछा? माय नेम इज आयुषी जायसवाल। अभी मैं कॉमर्स की फील्ड में हूँ और मैं अभी एक कॉम्पिटिटिव कैट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ साइड बाय साइड, सो दैट मैं आगे हायर ग्रेजुएशन परस्यू कर सकूँ। सो सब मेरा यही लाइक मेरे फैमिली में सबका पहले ये था विजन कि मैं गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को पहले ग्रैब करूँ रैदर देन प्राइवेट। तो फिर बट अब मेरा ये है कि मैं कैट के थ्रू MBA करना चाहती हूँ और प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके उसमें अपना योगदान देना चाहती हूँ। सो दैट आजकल की, जैसा हम लोगों ने देखा, आजकल की यूथ हमेशा बस गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती है, जिसकी वजह से हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, IT सेक्टर है, उसमें उतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम अपने माइंडसेट को ऐसा मेंटेन करें कि हम लोग बाकी चीज़ों को भी ध्यान दें, क्योंकि एक नेशन सिर्फ एक चीज़ से नहीं चलता है, उसको हर चीज़ को, सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैं बहुत अच्छा। और क्या बच्चे बोलना चाहेंगे इस विषय पर? अभी वो गति महोदय ने बताया था कॉन्फिडेंस के लिए, तो ये कॉन्फिडेंस यहाँ है ही नहीं, तो 2047 के लिए क्या करेंगे? ये आपको देखना है कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस तो आए। वो देखिए, हमें भी पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, माइक पे नहीं बोल पाते थे, पढ़ के भी नहीं बोल पाते थे, लेकिन करते करते बोलने लगे। तो आप लोग माइक से डरे ना, बोले, जो मन में आए बोलिए। एक तो को छोड़ के कॉन्फिडेंस है नहीं किसी बच्चे को। अपने साथ साथ पूरे देश का, पूरे मतलब कंट्री का मन चाहिए बोलने के लिए, तो आज नहीं बोलना चाहती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। अलका जी का बहुत धन्यवाद है जिन्होंने ये कार्यक्रम करने की हम लोग को अनुमति दी। संदीप जी का धन्यवाद है जिन्होंने सहयोग किया। आप सब आए, बहुत शुक्रिया। कमेटी के बच्चे, आपका धन्यवाद।